मेरी वाइफ ट्रूथ और डेयर हार गई थी। तो उसकी फ्रेंड ने पुर्तगालीज में उससे पूछा, तुम दोनों आखिरी बार कब क्लोज आए थे? 1 हफ्ते पहले। और तुम्हारा सबसे वाइल्ड टाइम कहाँ था? कल मेबुक में। उस जवाब ने तुरंत ही हंगामा मचा दिया। उसके पास बैठा उसका क्रश शर्म से लाल हो गया और उसने अपना मुंह छुपा लिया ताकि वो उसे रोक सके। क्लो ने सेडक्टिव मुस्कान दी, जबकि उसकी फ्रेंड्स बीच में बोलने लगी, तुम ईथन को सच कब बताने वाली हो? क्लो पास खड़े जूलियन की तरफ मुड़ी। अगर जूलियन एक बार कह दे तो मैं इसे अभी डंप कर दूंगी। अंदर इतना शोर था कि किसी ने मुझे बाहर खड़ा नहीं देखा। मैं अंदर तक कांप गया और आखिरकार मैंने सच्चाई एक्सेप्ट कर ली। मैंने अपने वकील को कॉल किया। मिस्टर हेस, आपके डिवोर्स के पेपर्स मेल से आ गए हैं। साइन होने के बाद ये 1 महीने में इफेक्टिव हो जाएंगे। थोड़े पॉज के बाद मैंने पूछा, मैं जितनी जल्दी साइन करूंगा कूलिंग ऑफ पीरियड उतनी ही जल्दी स्टार्ट होगा। बिल्कुल सही मिस्टर हेस। कॉल कट करके मैं धीरे धीरे फ्रंट डेस्क की तरफ बढ़ा, पैकेज उठाया और उसे खोला। बारीक अक्षरों में लिखे शब्दों ने मेरा सिर दर्द कर दिया। डिवोर्स वर्ड देखकर मैं कड़वाहट से हंस पड़ा। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, ईथन, आज रात का मेरा प्लान है। यहाँ एक इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट खोला और सीधे उसके सामने ही पेजेस पलटे। ठीक उसकी सिग्नेचर वाली लाइन पर जाकर रुका। मैंने इसे छुपाने की कोशिश नहीं की। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो नोटिस करे या नहीं, बस एक नजर ही काफी थी। फिर भी मुझे पूरा यकीन था कि वो इसे नहीं देखेगी, क्योंकि उसने कभी मुझे सही से देखा ही नहीं था। मैंने उसे पेन थमा दिया और जैसा सोचा था उसने बिना ध्यान दिए ऑटोमेटिकली पेन ले लिया। एक टॉप स्टार होने के नाते क्लो हमेशा हर कॉन्ट्रैक्ट को सीरियसली लेती थी और उसे ध्यान से चेक करने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर किसी के पास आते हुए पड़ी। बिना आगे पढ़े ही उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के साइन कर दिया और फिर एक्साइटेड होकर आगे बढ़ी और उस शख्स की तरफ चली गई। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा रहा जब तक कि क्लो ने जूलियन की बाहों में हाथ नहीं डाल लिया। तभी मेरी आंखों में दर्द की एक लहर कौंध गई। जूलियन, फिल्म फेस्टिवल में इतनी बड़ी जीत मुबारक हो। क्या तुम्हें आज रात मुझे डिनर ट्रीट नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल, चलो ईथन को भी कॉल कर लेते हैं और सब साथ चलते हैं। उसके पास काम है, सिर्फ हम दोनों चलेंगे। जैसे ही वो दोनों चले गए मेरा दिल आखिरकार पूरी तरह ठंडा पड़ गया। कम से कम उसने साइन तो कर दिया। क्लो और मैंने उसके करियर की वजह से सीक्रेट मैरिज की थी। हमने इसे कभी पब्लिक नहीं किया। तब मैं एक रूकी मैनेजर था और वो बीकन एंटरटेनमेंट की एक नई टैलेंट थी। मुझे पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया था। मैंने पूरे 3 साल तक उसका पीछा किया, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बस लगा कि वो मेरी पहुंच से बाहर है। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और मुझे सीधे मैरिज रजिस्टर कराने ले गए। उसने इसे सीक्रेट रखने का एक रीजन दिया। एक एक्ट्रेस होने के नाते उसे अपना मैरिज स्टेटस छुपाना पड़ता था। इंडस्ट्री में होने की वजह से मैं समझ गया। उस वक्त मुझे लगा कि किस्मत मुझ पर मेहरबान है। बाद में मुझे पता चला कि वो हमेशा से जूलियन से प्यार करती थी। जूलियन की ग्रैंड वेडिंग का दिन ही वो दिन था जब वो मुझे मैरिज के लिए ले गई थी। मुझे दर्द हुआ, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। मुझे लगा कि एक दिन मैं उसका दिल जीत लूंगा। ऐसे ही 2 साल बीत गए जब तक कि पिछले महीने जूलियन की वाइफ का अफेयर नहीं हो गया। उस दिन के बाद से उसकी आंखें सिर्फ जूलियन पर ही थीं। मैं अकेले घर लौटा और खाली घर को देखा। मेरी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। इस वक्त क्लो शायद जूलियन के साथ सेलिब्रेट कर रही होगी। मैंने अपना सामान पैक किया। मैं एक साफ ब्रेक चाहता था। अनएक्सपेक्टेडली क्लो आधी रात को वापस आ गई। वो एक ब्राइट स्माइल के साथ अंदर आई। तुम क्या पैक कर रहे हो? बस कुछ बेकार का सामान। क्लो ने बस हूं किया, सामान की तरफ देखा तक नहीं और ऊपर चली गई। फिर भी मैंने उसकी पीठ देखकर अपना काम रोक दिया। अब ये सही नहीं लग रहा था। वैसे भी कल उसका काम था, इसलिए मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं सोफे पर लेटा, क्लो अपने पजामे में चलकर आई। तुम बेडरूम में क्यों नहीं सो रहे? तुम्हारी नींद बहुत कच्ची है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सोफा अनकंफर्टेबल है, बेड पर वापस आओ। मैंने मना नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि इस महीने उसे जरा सा भी शक हो। लेकिन बेड पर आते ही क्लो का मूड बन गया। उसके भटकते हाथ मेरी चेस्ट पर आ टिके। मैंने एक गहरी सांस ली और पहली बार उसे मना कर दिया। उसने आज रात मेरा अजीब बिहेवियर महसूस कर लिया। क्या तुम गुस्सा हो? जूलियन ने अवार्ड जीता है। मैं बस उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। मैं बस थका हुआ हूँ, क्लो ने कहा। कुछ नहीं बोलकर वो कंफर्टेबल हो गई और मेरे सीने से चिपक कर सो गई। मैं पूरी रात एक पल भी नहीं सो पाया। सुबह मैंने फिर भी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट के दौरान क्लो ने अपने पूरे दिन के शेड्यूल के बारे में पूछा। उसके मैनेजर होने के नाते मैंने उसे एक एक डिटेल बता दी। वैसे वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था जो मैंने कल साइन किया था? बस एक स्टैंडर्ड इवेंट का। उसने मेरी घबराहट पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी देखने की जिद करने लगी। एक लंबी खामोशी के बाद मैंने अपने ब्रीफकेस से डिवोर्स पेपर्स निकाले। जैसे ही उसने उन्हें लिया और पेजेस पलटने ही वाली थी, उसका फोन बज उठा। जूलियन का फोन था। क्लो, मुझे मैगजीन कवर शूट के लिए एक फीमेल पार्टनर चाहिए।
इसमें कुछ इंटीमेट पोज हैं। क्या तुम फ्री हो? जूलियन की कॉल कट गई। बिना किसी हिचकिचाहट के वो खिलखिलाते हुए मान गई। बिल्कुल, मैं फ्री हूँ, मैं अभी पहुंचती हूँ। मैं उसे मना करने का कोई बहाना ढूंढना चाहता था, लेकिन क्लो मुझे घसीटते हुए स्टूडियो ले ही गई। जूलियन ने एकदम स्टाइलिश हाई फैशन आउटफिट पहना था, जबकि क्लो एक हॉट डिजाइनर गाउन में थी। साथ खड़े होकर वो दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। थोड़ा और पास आइए प्लीज। फोटोग्राफर लगातार डायरेक्शन दे रहा था और वो दोनों और भी करीब आते गए। मेरी कड़वाहट और गहरी हो गई। मैंने क्लो की आंखों में खुशी देखी, जबकि क्लो कभी किसी मेल एक्टर के साथ मैगजीन कवर शूट करने से मना कर देती थी। इंटीमेट पोज देना तो दूर की बात है, वो कहा करती थी कि वो अपनी एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीतेगी, किसी हाइप या गॉसिप से नहीं। उसने सालों तक इस रूल को फॉलो किया, सिवाय जूलियन के। उसने खुशी खुशी उसके लिए अपने रूल्स तोड़ दिए। अब इनमें से किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। 1 महीना जल्दी ही बीत जाएगा, फिर वो मेरी नहीं रहेगी। काम खत्म होते ही मैं क्लो को ड्राइव करके घर ले आया। पूरे रास्ते वो जूलियन की रॉ फोटोज को घूरती रही और घर पहुंचने तक उसके चेहरे से स्माइल हटी ही नहीं। वो सोफे पर सिमट कर बैठ गई और एक एक करके पिक्स देखने लगी। मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मैं अपना सामान पैक करता रहा और हमारी वेडिंग फोटो निकालकर यार्ड में ले गया। मैंने हथौड़े से मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे ही मैं उसमें आग लगाने वाला था, क्लो की नजर पड़ गई। वो भागकर आई और हैरान होकर मुझे देखने लगी। तुम ये क्या कर रहे हो? ये टूट गई थी, मैं इसे फेंक रहा हूँ, उसने जोर देकर पूछा। उसकी आवाज में शक से कांप उठने वाली बात थी। टूट गई थी? ईथन, तुम्हें क्या हो गया है? इसमें पहले से ही एक क्रैक था। इसे ऐसे ही रहने देते तो ये पूरी तरह खराब हो जाती। अगर मैं इसे ऐसे ही बाहर फेंक देता तो कोई देख लेता और समझ जाता कि तुम मैरिड हो, तो इसे तोड़कर जला देने से ये सीक्रेट ही रहेगा, है ना? मेरे लिए तो ठीक है। वैसे भी मुझे इस फोटो से बहुत पहले से नफरत थी। मेरे सीने में एक तेज दर्द हुआ। उसे फोटो से नफरत नहीं थी, उसे हमारी मैरिज से नफरत थी। और 1 महीने में इसकी जगह एक नई फोटो ले लेगी। बाद में किसी से नया शूट सेट करने को कहना। तुम देख लेना, क्या इसका कोई मतलब है? क्लो का शक फिर से गहरा गया। वो आंखें सिकोड़कर सीधे मुझे घूरने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर फोटो टूट गई है तो क्या हमें नई फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए? पास आते हुए उसने मेरे घबराए हुए चेहरे को खंगाला। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? घबराहट बढ़ गई। क्या मेरा पोल खुलने वाला था? तभी उसका फोन बज उठा। एक टेक्स्ट मैसेज ने उसका ध्यान भटकाया। मैंने भी उसकी एक झलक देख ली। वो हैना का मैसेज था। आज रात फ्री हो? चलो पूरे ग्रुप को इकट्ठा करते हैं। सब अपने बॉयफ्रेंड्स को ला रहे हैं, तो क्या तुम्हें भी अपने बॉयफ्रेंड को नहीं लाना चाहिए? क्लो ने अपनी मैरिज छुपाई थी, लेकिन अपनी फ्रेंड से उसने सिर्फ आधी बात छुपाई थी। उसने उन्हें बताया था कि वो सीक्रेटली किसी को डेट कर रही है। उसकी फ्रेंड्स काफी टाइम से मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा बहाने बना देती थी। अब वो मुझसे मिलना चाहती हैं। क्लो ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में हिचकिचाहट साफ दिख रही थी। उस हिचकिचाहट ने मेरे दर्द को दबाते हुए गहरा जख्म दिया। मैंने उसे एक आसान रास्ता दिया। बस मजाक कर रहा था। अच्छा होगा उन्हें पता न चले। अगर बात लीक हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने साफ तौर पर राहत की सांस ली। अगर तुम ऐसा कहते हो तो अगली बार सही। मैं मन ही मन कड़वाहट से हंस पड़ा। अब कोई अगली बार नहीं होगा। जैसे ही कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होगा, तुम प्राउडली पूरी दुनिया को बता सकती हो कि जूलियन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। क्लो अपनी फ्रेंड्स के पास पहुंची, जो इस बात से अपसेट थी कि वो अकेली आई थी। उनके जबरदस्त प्रेशर में आकर क्लो ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट नंबर निकाला और कॉल करने ही वाली थी, लेकिन टैप करने से ठीक पहले वो हिचकिचाई। आखिरकार उसने मेरी जगह जूलियन को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में जूलियन उनकी प्राइवेट पार्टी में पहुंच गया। जूलियन को देखकर उसकी फ्रेंड्स एक्साइटमेंट में चीख उठी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड जूलियन होगा। फिर भी उनके दिमाग में एक सवाल आया, क्या जूलियन का अभी अभी डिवोर्स नहीं हुआ था? क्या क्लो का प्यार इतने टाइम से एक तरफा था? ये सोचकर उसकी फ्रेंड्स उसके लिए और भी खुश हुईं और उन्होंने टोस्ट रेस किया। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, वैसे मिस कार्टर, क्या आपकी मैनेजर मिस्टर हेस का आजकल डिवोर्स हो रहा है? एक खौफनाक ख्याल आते ही क्लो का दिल बैठ गया। डिवोर्स? तुम्हारा क्या मतलब है? डेनियल ने उसके रिएक्शन पर ध्यान नहीं दिया। मिस्टर हेस ने हमारी फर्म को डिवोर्स एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के लिए हायर किया था। प्रोसेस तो पहले ही स्टार्ट हो चुका है। हैना भी बीच में बोल पड़ी, मुझे भी अभी पता चला। मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया कि ईथन बिना कुछ लिए सब छोड़ रहा है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। उससे कहो कि कोई बेवकूफ़ी न करे। डेनियल ने सिर हिलाया और वे आपस में बातें करते रहे, लेकिन क्लो ने एक वर्ड भी नहीं सुना। घबराकर वो रूम से बाहर भागी और उसने मुझे कॉल किया। ईथन, ये सब क्या है? तुम डिवोर्स चाहते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे पता चल गया है। क्लो बहुत गुस्से में थी, एकदम हैरान। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी अपसेट क्यों थी। अगर उसे पता चल भी गया था तो क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए था? फिर भी मैंने शांति से झूठ बोल दिया, मैं नहीं हूँ, वो एक फ्रेंड का है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। क्लो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी, खासकर हाल ही में मेरे अजीब बिहेवियर के बाद।
जूलियन उसके पीछे बाहर आ गया। उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंची। क्या तुम ईथन को कॉल कर रही हो? तो क्लो मुझे बिना बताए अपनी फ्रेंड की पार्टी में गई थी, और वो भी जूलियन को साथ लेकर। क्लो को उम्मीद नहीं थी कि जूलियन उसके पीछे बाहर आ जाएगा। घबराकर उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। तभी मैंने धीमी और शांत हंसी के साथ कहा, जाओ अपनी पार्टी एंजॉय करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बाय। जूलियन की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी और मैं गाड़ी चलाकर घर से दूर निकल गया। कूलिंग ऑफ पीरियड इतना लंबा क्यों होना था? काश मैं 1 महीने बाद उठ पाता। मेरे दिमाग में चल रहे उथल पुथल भरे ख्यालों की वजह से एक्सीलेटर पर मेरा पैर भारी हो गया और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कितनी स्पीड में जा रहा हूँ। जब तक मुझे रियलिटी का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी कार सीधे बैरियर से जा टकराई। उसका अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। मेटल का एक टुकड़ा मेरी जांघ में घुस गया। असहनीय दर्द सहते हुए मैंने शांति से एम्बुलेंस को कॉल किया। शुक्र है मेरे सब्र ने मेरी टांग बचा ली। डॉक्टर ने मुझसे फैमिली को कॉल करने को कहा क्योंकि टांके लगने के बाद मैं हिला भी नहीं पा रहा था। मुझे अपनी देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी। मैंने क्लो को 1 दर्जन से ज्यादा बार कॉल किया, लेकिन उसने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। क्या आपकी वाइफ से बात नहीं हो पा रही? डॉक्टर के इस सवाल ने मुझे बस कड़वाहट से हंसने पर मजबूर कर दिया। प्लीज मेरे लिए एक केयर गिवर हायर कर दीजिए, थैंक्स। आह भरते हुए डॉक्टर ने मेरे लिए एक केयर गिवर का अरेंजमेंट कर दिया। वो 40 के दशक की एक लेडी थी जिन्होंने मेरी दयनीय हालत देखकर ठंडी सांस भरी। भले ही आपका डिवोर्स हो रहा हो, कम से कम उसे आकर हेल्प तो करनी चाहिए। कोई बात नहीं। कितनी दिलहीन औरत है वो। पिछले 2 सालों के बारे में सोचते हुए मैं खामोश रह गया। शुरू से ही हमारे बीच कभी प्यार था ही नहीं। ये सब सिर्फ मेरी तरफ से एक तरफा था। 2 साल, 730 दिन, 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा सेकंड, इन सब ने साबित कर दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। पूरा 1 हफ्ता बीत गया, तब जाकर उसने ये खबर सुनी और हॉस्पिटल आई। मुझे हॉस्पिटल के बेड पर देखकर उसने तुरंत मुझे ब्लेम करना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सफाई देने या उन दर्जनों कॉल्स का जिक्र करने की जहमत नहीं उठाई जिनका उसने कभी जवाब नहीं दिया था। मेरा रिस्पॉन्स हमेशा की तरह केयरिंग ही था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। गिल्ट फील करते हुए वो मेरे पास बैठ गई और एक्सप्लेन करने लगी। उस रात जूलियन मुझे अचानक बाय चांस मिल गया था और मैं आजकल बहुत बिजी थी। बस कॉल करने का ख्याल ही नहीं आया। मैंने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, तुम्हें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्लो और भी ज्यादा अपोलोजेटिक दिखी। थैंक यू। मैंने एक मुस्कान दी जिसने उसके गिल्ट को और बढ़ा दिया। ईथन, मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं जितनी जल्दी हो सके हमारी मैरिज को पब्लिक कर दूंगी। मुझे समझ नहीं आया कि उसने अचानक ये बात क्यों उठाई। फिर भी मैंने झूठ बोला और उसे जवाब दिया, ओके, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। इतना कहकर वो हड़बड़ी में निकल गई। लेकिन मैंने उसके फोन की स्क्रीन पर नजर डाली तो जूलियन की इनकमिंग कॉल आ रही थी। जाहिर है वो आखिरकार उसी के पास जा रही थी, मुझे तब अकेला छोड़कर जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 2 हफ्तों से ज्यादा बीत जाने के बाद भी मेरी चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन मैं डिस्चार्ज के लिए रेडी था। बस क्लो मुझे लेने नहीं आई। उस विजिट के बाद वो फिर कभी नहीं आई। मुझे बस ऑनलाइन उसके अपडेट्स और नई छपी मैगजीन का कवर ही दिखाई दिया। पेजेस उसकी और जूलियन की फोटोज से भरे पड़े थे जिसमें वे साथ में एकदम परफेक्ट लग रहे थे। यहाँ तक कि गॉसिप और कॉर्पोरेट हाइप से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बजाय मैं बस दिन गिन रहा था। 3 दिन बचे थे। घर लौटने पर मुझे घर एकदम ठंडा और सुनसान मिला। मैंने रहने के लिए एक नई जगह का अरेंजमेंट किया और अपना सारा सामान पैक करने के लिए एक ट्रक बुला लिया। अनएक्सपेक्टेडली ठीक उसी मोमेंट पर क्लो वापस अंदर आई। वो थके हारे खुद को घसीटते हुए वो दरवाजे से अंदर आई, सिर्फ मुझे शिफ्टिंग की तैयारी में बिजी देखने के लिए। उसकी आंखों में खुशी कौन थी, लेकिन पैकिंग बॉक्सेस को देखकर वो कंफ्यूज्ड नजर आई। क्या हम शिफ्ट कर रहे हैं? मैंने फिर से झूठ बोला। हाँ, वैसे मूव क्यों करना? यहाँ रहना तो सच में बहुत कंफर्टेबल है। क्लो सोफे पर पीछे टिक कर बैठ गई और अपने दुखते कंधों को सहलाने लगी। अगर वो जरा सी भी परवाह करती तो नोटिस कर लेती कि जो भी सामान पैक हो रहा था वो सब मेरा था। वैसे क्या तुम 3 दिन बाद फ्री हो? क्लो 1 सेकंड के लिए रुकी, फिर मुस्कुराई और सिर हिलाया। क्या हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए? हाँ, मैं फ्री हूँ। उसकी बातों ने मुझे और भी कड़वाहट से भर दिया। वो दिन कोई हाउस वार्मिंग नहीं था, वो असल में हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, लेकिन वो उसे पूरी तरह भूल चुकी थी। मैंने कुछ नहीं कहा और बस पैकिंग करता रहा। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। क्लो के साथ मेरी शादी का ये आखिरी दिन भी था। सही मायनों में शाम 6 बजे के बाद हम अब पति पत्नी नहीं रहने वाले थे। मैं उसके साथ एक आखिरी डिनर करना चाहता था। खाने की पूरी टेबल सजाने में बिजी रहने के बाद मैंने उसे कॉल किया। सॉरी ईथन, जूलियन के लिए कुछ काम आ गया है, मुझे जाना होगा। मेरा वेट करना, मैं बस अभी वापस आती हूँ। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब वो हमारी एनिवर्सरी तक भूल गई, तो मैं भला उससे क्या उम्मीद रख सकता था। मैंने तो ये सब बस इसलिए किया था ताकि मन में कोई अफसोस न रहे, लेकिन आखिर में ये भी एक अफसोस ही बनकर रह गया। 6 बज गए और क्लो अभी तक वापस नहीं आई थी। मैंने धीरे से टेबल पर डिवोर्स पेपर्स रखे और उसके नाम एक लेटर छोड़ा, मेरा आखिरी लेटर,
और उस जगह को एक आखिरी बार मुड़कर देखा जिसे हमने साथ में शेयर किया था। मैं पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया, एक कैब ली और सीधे एयरपोर्ट निकल गया। रास्ते में मैंने अगली जो भी फ्लाइट अवेलेबल थी वो बुक की और अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं ट्रैवल करना चाहता था, दुनिया देखना चाहता था और आखिरकार सिर्फ मैं बनकर रहना चाहता था। प्लेन में कदम रखते ही मुझे एक गहरी राहत का एहसास हुआ। दूसरी तरफ न जाने क्यों क्लो को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। जूलियन, मुझे किसी काम से वापस जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। एक बहाना बनाकर क्लो गाड़ी चलाकर तेजी से घर की तरफ भागी। भले ही शाम के 6 से बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था, लेकिन उसे यकीन था कि मैं अभी भी उसका वेट कर रहा हूँगा। रास्ते में उसने मुझे 1 दर्जन से ज्यादा बार कॉल किया, लेकिन हर कॉल सीधे वॉइसमेल पर गई। उसने मैसेजेस भेजे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। जब से वो मुझसे मिली थी, ये पहली बार था जब वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। आखिरकार घर पहुंचकर उसने टेबल पर रखे खाने को देखा, जो काफी पहले ही ठंडा हो चुका था। गिल्ट की एक लहर उस पर हावी हो गई। वो मुझे ढूंढने ऊपर भागी, लेकिन उस बड़े से घर में मेरा कोई नामो निशान नहीं था। पूरे घर में मेरा जो भी सामान था वो पूरी तरह गायब था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से नंबर डायल किया, लेकिन कॉल सीधे वॉइसमेल पर गई। घबराहट बढ़ते ही वो भटकते हुए वापस डाइनिंग एरिया में आई। जैसे ही वो बैठी, उसकी नजर आखिरकार टेबल पर रखे पेपर्स और लेटर पर पड़ी। उसने उन्हें जल्दी से उठा लिया। लेटर खोलते ही उसने मेरी जानी पहचानी हैंडराइटिंग को पहचान लिया। पहली ही लाइन ने क्लो को वहीं का वहीं सुन्न कर दिया। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, अफसोस कि तुम भूल गईं। उसने आगे पढ़ा। लेटर के ठीक नीचे डिवोर्स एग्रीमेंट पड़ा था। तुम्हें और मुझे दोनों को मुबारक हो, हमारा डिवोर्स हो चुका है। क्लो की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बिना यकीन किए डिवोर्स वर्ड को घूरती रही। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसने अनफिनिश्ड लेटर को नीचे रखा और चेक करने के लिए डिवोर्स पेपर्स को झपट लिया। आखिरकार उसकी नजर अपने सिग्नेचर पर पड़ी, जो उसी की हैंडराइटिंग में लिखे थे, जिसे वो बहुत अच्छे से जानती थी। उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। उसने फिर से लेटर उठाया और आगे पढ़ने लगी। 1 महीने पहले मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुमने जो साइन किया था वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो एक डिवोर्स एग्रीमेंट था। मेरे इस स्वार्थ और राज छिपाने के लिए मुझे माफ कर देना। मैं बस सच में नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले। महीना पूरा हो चुका है, हमारा ऑफिशियली डिवोर्स हो गया है। इस सीक्रेट को रखने की भरपाई के तौर पर मैं बिना कुछ लिए सब छोड़कर जा रहा हूँ। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तुम और जूलियन जिंदगी भर खुश रहो। साइन, तुम्हारा एक्स हस्बैंड ईथन हेस। उन आखिरी शब्दों को देखकर क्लो के होंठ बेकाबू होकर कांपने लगे। उसने खुद को शांत करने की जबरदस्ती कोशिश की और पिछले 1 महीने के बारे में सोचने लगी। हर बार जब उसने कॉन्ट्रैक्ट चेक करने की कोशिश की थी, भले ही बीच में रुकावट आई हो, उसे आज भी मेरी आंखों में फैली घबराहट साफ याद थी। यहाँ तक कि पार्टी में भी जब उसने मेरा सामना किया था तो मैंने एक झूठ से बात संभाल ली थी। ये ख्याल कि मैं डिवोर्स चाहता हूँ उसके दिमाग में आया तो था, लेकिन उसने उसे तुरंत खारिज कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। उसे पूरा यकीन था कि मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अचानक उसके अंदर गुस्से की एक लहर उठी, जिसके साथ एक अजीब सी घबराहट भी घुली हुई थी। उसने झटके से अपना फोन निकाला और हैना को कॉल मिलाया। उसने हैना से कहा कि वो डेनियल को तुरंत अपने साथ लेकर आए। भले ही हैना कंफ्यूज थी, फिर भी वो उसके साथ तुरंत चली आई। क्लो की घबराहट देखकर उसने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्लो ने उसे इग्नोर किया और सीधे डेनियल को घूरने लगी। तुमने ईथन के डिवोर्स के पेपर्स हैंडल किए थे, है ना? डेनियल सुनने पड़ गया। हाँ, इस बारे में तो हमारी बात हो चुकी है। क्या कोई प्रॉब्लम है मिस कार्टर? गुस्से में आग बबूला होकर क्लो ने डिवोर्स पेपर्स टेबल पर पटक दिए। तुमने मुझे तब साफ साफ क्यों नहीं बताया, है ना? और डेनियल पूरी तरह उलझन में थे, लेकिन डिवोर्स एग्रीमेंट को देखकर डेनियल को कुछ गड़बड़ लगी और उसने जल्दी से उसे खोलकर देखा। आखिरी सिग्नेचर वाली लाइन पर उसने क्लो का नाम देखा। दोनों हैरान होकर घूरने लगे। क्लो सच में शादीशुदा थी और उसका हस्बैंड ईथन था। डेनियल ने जल्दी से सफाई दी। एग्रीमेंट में कोई झंझट नहीं था और एसेट्स का बंटवारा भी साफ था, बस सिग्नेचर की जरूरत थी, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैंने पार्टी में इसका जिक्र किया था तो मुझे लगा कि आप और मेरी गर्लफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मिस्टर हेस आपके मैनेजर हैं। किसे पता था कि वो आपके हस्बैंड हैं? वैसे भी आप उस रात जूलियन को साथ लाई थी, तो हमने मान लिया कि वही आपका बॉयफ्रेंड है। उन शब्दों ने क्लो के गुस्से को पल भर में शांत कर दिया, है ना? अगर उसने थोड़ा और ध्यान दिया होता तो उसे भी पता चल जाता। उसकी दर्द भरी हालत देखकर हैना का दिल पिघल गया। अगर तुम उससे डिवोर्स नहीं चाहती तो उसे बताओ, बैठकर बात कर लो। मैं अब उस तक नहीं पहुंच सकती, है ना? और डेनियल ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भले ही वो उस तक न पहुंच पा रही हो, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी फैमिली से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन वे गलत थे। शादी के 2 सालों में उसके पास मेरी फैमिली या फ्रेंड्स की कोई कांटेक्ट इन्फो नहीं थी। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स से भी उसकी बात नहीं हो पाती थी, है ना? और डेनियल बस ठंडी सांस भरकर उसे सांत्वना दे सके। जब क्लो थोड़ी शांत हुई तो उसके अंदर का गिल्ट और अफसोस और भी गहरा हो गया। तुम उसके वकील हो, तुम उससे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना?
डेनियल थोड़ा झेंप गया। देखिए, मैं अनऑफिशियल तरीकों से तो कर सकता हूँ, लेकिन एक वकील होने के नाते ऐसा करना इलीगल है। क्लो ने बात बदली। मैं उसकी कॉन्टैक्ट इन्फो नहीं मांग रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरा एक मैसेज उस तक पहुँचा दो, प्लीज। डेनियल ने सिर हिलाया। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप निकाला, एक फाइल ड्राफ्ट की ओर भेज दी। प्लेन से बाहर कदम रखते ही मैंने ताज़ा हवा में सांस ली। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मुझे इस बेमकसद सफर में मजा आ रहा था। पता चला कि क्लो के बिना जिंदगी कितनी पीसफुल थी। लेग साइड के पास बैठकर मैंने एक बेहद स्वीट बोबा टी ऑर्डर की। मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। मैंने अपना नया नंबर कभी किसी को नहीं दिया था, ये जानने के लिए क्यूरियस होकर कि कौन कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैंने मैसेज खोला तो पता चला कि वो मेरे वकील की तरफ से था। मिस्टर हेस, मैं पहले माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए अनऑफिशियल तरीका यूज किया, लेकिन प्लीज मेरी सिचुएशन समझिए। आपकी वाइफ और मेरी गर्लफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मैं उसकी जिद को टाल नहीं पाया। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं आपका नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, खासकर मिस कार्टर से तो बिल्कुल नहीं। उसने मुझसे आपको एक डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करने को कहा है, प्लीज एक बार देखकर रिप्लाई कर दीजिएगा। इसे खोलते ही मैं टेक्स्ट का लंबा चौड़ा पहाड़ देखकर हैरान रह गया। ये किसी कॉन्ट्रैक्ट जैसा लग रहा था, हजारों शब्दों का लंबा, जिसे पढ़ने का मेरा कोई मूड नहीं था। मैंने बिना रिप्लाई करने के इरादे से अपना फोन लॉक कर दिया। मैं रात होने तक होटल वापस नहीं आया। तभी वकील का एक और मैसेज आया। ठीक उसी मोमेंट पर एक और टेक्स्ट चमका। मिस्टर हेस, क्या आपने फाइल देखी? क्या आप प्लीज रिप्लाई कर सकते हैं? मैं सच में ये प्रेशर अब और नहीं झेल सकता, मुझ पर रहम कीजिए प्लीज। उसकी इस मिन्नत ने मुझे बेबस कर दिया। एक झटपट ओके के साथ रिप्लाई करने के बाद मैंने बिना पढ़े ही कुछ और शब्द टाइप कर दिए। हमारा डिवोर्स हो चुका है, मुझे परेशान मत करो। ठीक उसी मोमेंट पर डेनियल ने उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया, नंबर को ब्लर किया और क्लो को भेज दिया। क्लो की आंखें सिकुड़ गईं, उसके अंदर गुस्से की एक लहर उठी। उसने जल्दी से एक लंबा रिप्लाई टाइप किया, लेकिन जैसे जैसे वर्ड काउंट बढ़ता गया उसका कॉन्फिडेंस कम होता गया। आखिरकार एक ठंडी सांस भरकर उसने सब डिलीट कर दिया। सोफे पर बेबस होकर पीछे टिकते हुए वो टकटकी लगाए छत को घूरने लगी। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि मैं डिवोर्स क्यों चाहता था। पुरानी यादें धीरे धीरे ताज़ा होने लगीं। हाँ, वो जूलियन को पसंद करती थी, लेकिन वो सालों पुरानी बात थी। 3 साल पहले जब ईथन उसे इम्प्रेस करने में लगा था, तब वो जूलियन के पीछे पड़ी थी। बस तब जूलियन उसकी फीलिंग्स का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और उसे सिर्फ एक छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था। टर्निंग पॉइंट जूलियन की शादी के वक्त आया। वो जानती थी कि ये अपने दिल में जूलियन की फीलिंग्स को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। ईथन से शादी करना भले ही एक झटके में लिया फैसला था, लेकिन काफी सोच समझकर लिया गया था। वो उसके लिए इतना अच्छा था, उसके दिल को छू जाता था, इसलिए अपनी बेबसी में उसने उससे शादी कर ली थी। लेकिन उसे कभी इस बात का पछतावा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। वो धीरे धीरे जूलियन को भूलना और ईथन को अपनाना सीख रही थी। जब उसे ये सब याद आया तो उसके अंदर का दर्द फिर से छलक पड़ा। जाने अनजाने में वो सच में उसके दिल में बस चुका था, इसलिए वो बेहद गुस्से में थी। अपने डर, अपनी गलतफहमियों और जल्दबाजी में लिए फैसलों पर गुस्से में थी और खुद से हर बात पहले न बताने के लिए खुद पर और भी ज्यादा गुस्से में थी। पूरे 3 दिन बीत चुके थे और उसे अभी भी मुझसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं मिला था। वो अपनी आंखें खोलकर मुझे वापस देखना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय उसने जूलियन को अपने सामने खड़े पाया। क्लो, क्या तुम ठीक हो? जूलियन को देखते ही क्लो ने सब कुछ साफ करने का फैसला कर लिया। नहीं, ईथन चला गया है। ये सुनकर जूलियन परेशान हो गया। क्या हुआ? क्या वो किसी प्रॉब्लम में है? ऐसा नहीं हो सकता, वो सबसे समझदार मैनेजर है जिसे मैंने कभी देखा है। क्या मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ? क्लो को और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उससे डिवोर्स ले लिया है। जूलियन उसे देखता ही रह गया, पूरी तरह हैरान। तुम शादीशुदा थी? ईथन तुम्हारा हस्बैंड था? क्लो ने सच बोलने की हिम्मत जुटाई, यहाँ तक कि जूलियन के लिए अपनी पुरानी फीलिंग्स के बारे में भी सब बता दिया। जूलियन ने आह भरी, तुम कितनी बेवकूफ रही हो। ईथन इतना अच्छा इंसान है। जब तुम शादीशुदा थी तो तुम्हें एक अच्छी वाइफ की तरह रहना चाहिए था। जूलियन को भी गिल्ट फील हो रहा था, लेकिन अंदर से उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर उसे पता होता कि क्लो और मेरी शादी हो चुकी है तो वो यकीनन दूरी बनाकर रखता। मुंह फेरकर क्लो के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक लंबी खामोशी के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ और सब एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अब उसे पा ही नहीं सकती। क्लो और भी फूट फूट कर रोने लगी। जूलियन उसे डिस्टर्ब किए बिना चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे ढांढस बंधाए, क्योंकि कुछ हद तक गलती उसकी भी थी। वो बस मुझे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश ही कर सकता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। मैं अकेले ही ट्रैवल करता रहा। मेरे जाने को करीब 1 महीना हो चुका था। मैं एक शांत और कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय कर रहा था, लेकिन क्लो की जैसे आत्मा ही निकल गई हो। वो दिन भर उदास घूमती रहती। उसका टूटा दिल देखकर हैना अपने बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी रही कि कोई सॉल्यूशन निकाले। एक वकील होने के नाते डेनियल जाहिर तौर पर बीच में नहीं पड़ना चाहता था। इसके अलावा वो जानता था कि मेरा जाना ही सबसे बेहतर था।
फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड की नागावार जिद के आगे हार मानकर उसने आखिरकार एक आइडिया निकाला। भले ही ये डिवोर्स एग्रीमेंट एकदम सॉलिड है, फिर भी तुम इसे चैलेंज कर सकती हो। जैसे एसेट्स के बंटवारे पर एक बार जब तुम क्लेम फाइल करोगी तो ईथन को इसे सेटल करने के लिए वापस आना ही पड़ेगा। ये थोड़ा घटिया तरीका है, लेकिन कम से कम इससे तुम दोनों आमने सामने तो आ जाओगे। डेनियल ने अपने ज़मीर के खिलाफ जाकर ये स्कीम सुझाई और क्लो की आंखों में आखिरकार चमक आ गई। एक दिन मुझे कोर्ट का समन मिला। क्लो ने गैर बराबरी से हुए एसेट्स बंटवारे का दावा ठोकते हुए केस दर्ज कराया था। मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। मैंने इस बारे में पूछने के लिए अपने वकील को कॉल किया। मिस्टर हेस, दोनों में से किसी भी पार्टनर को केस दर्ज करने का हक है। मिस कार्टर ने ये सब सिर्फ आपको वापस बुलाने के लिए किया है, और इस तरह के मैटर के लिए आपको खुद आना ही पड़ेगा। अगर ये जल्दी निपट जाता है तो आप डिवोर्स भी जल्दी फाइनल कर सकते हैं। झुंझलाकर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि डिवोर्स लेना इतना मुश्किल होगा। कोई और रास्ता न देखकर मैंने फ्लाइट बुक की और न चाहते हुए भी वापस लौट आया। खबर सुनते ही क्लो तैयारी में जुट गई। उसने पूरे घर को फिर से पहले जैसा रीडेकोरेट कर दिया। उसने हमारी वेडिंग फोटो का एक और फ्रेम भी लगवा लिया। हालांकि लैंड करने के तुरंत बाद मैं उससे मिलने नहीं गया। यहाँ तक कि जब उसने वकील के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसे साफ मना कर दिया गया। डेनियल ने बेबसी से कहा, मिस्टर हेस ने पूछा है कि आप एसेट्स कैसे बांटना चाहती हैं। आप जिन भी शर्तों पर एग्री करेंगी वो साइन कर देंगे। क्लो अपनी बात पर अड़ी रही। मुझे उनसे आमने सामने बात करनी है। कोई और रास्ता न होने पर डेनियल को मुझसे कांटेक्ट करना पड़ा, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रहा। मिस्टर हेस सिर्फ डिवोर्स चाहते हैं। बिना मिले वकीलों के जरिए निपटाना ही उनका स्टैंडर्ड है। तो अगर आप उनसे मिलना चाहती हैं तो बस एक ही रास्ता बचा है। क्लो ने बेताबी से पूछा, कौन सा रास्ता? डेनियल ने एक गहरी सांस ली। जब आप कोर्ट के ऑफिस में फाइनल पेपर साइन करने जाएंगी। क्लो का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे मिलने का यही इकलौता रास्ता बचेगा। बेबस होकर वो मान गई। वकील ने मुझे मैसेज भेजा और तुरंत रिप्लाई भी आ गया। कल सुबह 9 बजे कोर्ट ऑफिस में। क्लो सुबह 9 बजे से पहले ही कोर्ट ऑफिस पहुंच गई। बस वो खाली हाथ आई थी। वो कभी डिवोर्स चाहती ही नहीं थी, इसलिए बिना कुछ लाए आना ही उसका सबसे मास्टर मूव था। क्लो अपनी कार के पास खड़ी होकर स्ट्रीट को स्कैन कर रही थी ताकि मुझे तुरंत देख सके। करीब 9:05 बजे उसके सामने एक टैक्सी कैब आकर रुकी। मैं एक फाइल फोल्डर हाथ में लिए बाहर निकला। क्लो की आंखें धुंधली पड़ गईं। उसके दिल का दर्द और तेज हो गया। मैं एक नया इंसान लग रहा था। जैसे ही उसके पास बढ़ा, पूरी एनर्जी से भरा हुआ था। वेट कराने के लिए सॉरी, चलो अंदर चलते हैं। इतना कहकर मैं सीधे कोर्ट ऑफिस की तरफ बढ़ गया, लेकिन क्लो अपनी जगह से हिली तक नहीं। मैंने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। उसे खाली हाथ देखकर मुझे असलियत समझ आ गई। ये सब क्या है? मुझे लगा तुम डिवोर्स के लिए मान गई थी। मेरे शब्द क्लो की छाती पर भारी पत्थर की तरह लगे। वो लगभग गिड़गिड़ाने लगी। क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? जवाब में मैंने बस शांति से कहा, पहले डिवोर्स पेपर्स फाइनल कर लेते हैं। क्लो ने कसकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मुझे हमारा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तुम्हें तो पता ही है, तुमने घर का सारा सामान पैक कर दिया था। तो चलो मुझे घर वापस ले चलो ताकि उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर सको। ठीक है। क्लो को लगा कि उसका ये झूठ मुझे बेवकूफ बना देगा, लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आया। वो तुम्हारे नाइट स्टैंड में है, खुद जाकर ले आओ। मैं यहीं तुम्हारा वेट करता हूँ। क्लो का दिमाग तेजी से दौड़ा और आखिरकार उसे एक और बहाना मिल गया। भले ही हमारा डिवोर्स हो रहा हो, क्या हम बस बैठकर बात नहीं कर सकते? अगर तुम मेरे साथ घर चलोगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि डिवोर्स फाइनल कर दूंगी। वो झूठ बोलने में अच्छी नहीं थी, लेकिन ये एक खुला ट्रैप था। अगर मुझे डिवोर्स चाहिए था तो मुझे हाँ कहना ही पड़ता। इसलिए मैंने सिर हिलाया और मान गया। मैं देखना चाहता था कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। कार में बैठकर मैंने अपना सिर पीछे टिका लिया और खिड़की से बाहर देखने लगा, जबकि वो छुप छुप कर मुझे देख रही थी। मैंने सुना तुमने जॉब छोड़ दी, अब आगे का क्या प्लान है? मैंने बेरुखी से जवाब दिया, वो मेरा मैटर है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्लो गुस्से से लाल हो गई। जो इंसान कभी उससे इतना प्यार करता था, वो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? क्या प्यार खत्म होने का मतलब इतना ठंडा हो जाना होता है? ईथन, मैं तुम्हें बता दूं, भले ही हम डिवोर्स के प्रोसेस में हो, लेकिन जब तक फाइनल पेपर्स नहीं बन जाते, मैं लीगली अभी भी तुम्हारी वाइफ हूँ। क्लो ने जोर से ब्रेक मारा और सीधे मुझे घूरने लगी। इस डिवोर्स को लेकर मेरी अपनी सोच है। मुझे उसकी बात ठीक से समझ नहीं आई। कैसी सोच? क्या एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम है या एसेट्स के बंटवारे में? कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नाम बताओ और तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। वो गुस्से में तमतमाकर मुझे घूरने लगी। ईथन, तुम बिलीव करने लायक नहीं हो। तुम्हारा हर एक सेंटेंस सिर्फ डिवोर्स के बारे में है। क्या तुम सच में इतने उतावले हो? भले ही मुझसे गलतियां हुई हों, क्या मेरे लिए अपनी गलती सुधारने की 0 उम्मीद बची है? क्लो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम मुझसे प्यार तक नहीं करती। मुझसे डिवोर्स लेना ही तो तुम सबसे ज्यादा चाहती थी, है ना? अब ऐसा ड्रामा क्यों? ये मत कहना कि तुम्हें पछतावा हो रहा है कि तुम अब मुझसे डिवोर्स नहीं चाहती। क्लो बेताबी से हाँ कहना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय उसने ताना मारा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि किसी गलत फहमी की वजह से हमारा डिवोर्स ना हो। उसकी बातों ने मुझे और उलझन में डाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा
इसमें गलत फहमी कैसी? तुम किसी और से प्यार करती हो, मेरा जाना ही सही है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं बताती हूँ। ठीक है, हम डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि तुम मुझे गलत समझो। बिना मुझे एक चांस दिए तो बिल्कुल नहीं, और तब तो बिल्कुल नहीं अगर इसका मतलब पूरी तरह अजनबी बनना हो। जब उसने अपनी बात खत्म की तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या वो जूलियन से प्यार नहीं करती? वो मुझसे ये सब क्यों कह रही है? और उसकी टोन से तो लगभग ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही वो इंसान हूँ जिससे वो प्यार करती थी। मेरा उलझा हुआ चेहरा देखकर उसे एहसास हुआ कि मुझे समझ नहीं आया कि वो ये सब क्यों कह रही थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने सब कुछ साफ करने का फैसला किया। क्या तुम्हें लगता है कि जूलियन वो इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ? क्या तुमने कभी सोचा कि ये पूरा मैटर एक गलत फहमी था? मैंने जोर से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत फहमी है। उसने एक गहरी सांस ली। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। ऐसी बातें हैं जो मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। बातें टालने की वजह से ही ये गलत फहमी इतने लंबे टाइम तक खिंच गई। मैं जानती हूँ तुम डिवोर्स चाहते हो, लेकिन बस मेरी बात सुन लो। अगर इसके बाद भी तुम अपनी बात पर अड़े रहे तो मैं मान जाऊंगी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया, लेकिन आगे जो उसने कहा उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैं डिवोर्स नहीं चाहती। क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो? चलो फिर से नई शुरुआत करते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुमसे अच्छे से प्यार करूंगी। मैं हैरान होकर उसे घूरता रहा। मेरा रिएक्शन देखकर क्लो का दिल कांप उठा। तुम्हारे मन में जो भी डाउट्स हैं पूछो। कुछ ही शब्दों में मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री समेट दी। उसके दिल टूटने से लेकर खुद को सजा देने के लिए मुझसे शादी करने, 2 साल तक सुन्न होकर अपने जख्मों को सहलाने से लेकर अब तक, और अपने पुराने